दृष्टि आईएएस के टुडे जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से, जिसमें हमने आपसे पूछा था कॉर्पोरेट अभ्यास का 39वां संस्करण भारतीय नौसेना और किसके बीच आयोजित किया जा रहा है। आपके ऑप्शन थे ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलियाई नौसेना, ऑप्शन बी चीनी नौसेना, ऑप्शन सी अमेरिकी नौसेना या फिर ऑप्शन डी इंडोनेशियाई नौसेना। तो व्यूअर्स, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी इंडोनेशियाई नौसेना। आप में से कई व्यूअर्स ने कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का एकदम ठीक जवाब दिया है। चलिए अब आगे की बात को हम एक्सप्लेनेशन से समझते हैं। भारतीय नौसेना और इंडोनेशियाई नौसेना के बीच भारत इंडोनेशिया कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल यानी इंडो कॉर्पोरेट का 39वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है, इसलिए विकल्प डी सही है। भारत और इंडोनेशिया वर्ष 2002 से साल में 2 बार इस अभ्यास का आयोजन कर रहे हैं। यह अभ्यास भारत सरकार के विजन सागर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन को बढ़ावा देता है। इस अभ्यास में भारतीय नौसेना के युद्धपोत आईएनएस कारमुक ने इंडोनेशिया के बेलावन में तैनाती से पूर्व ब्रीफिंग में भाग लिया। आपको बता दें कि कारमुक एक स्वदेश निर्मित मिसाइल कॉर्वेट है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी इंडोनेशियाई नौसेना। चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। तो आज के एपिसोड का पहला प्रश्न है, फिशिंग कैट किस भारतीय राज्य का राज्य पशु है। आपके ऑप्शन है हरियाणा, पश्चिम बंगाल, ओडिशा या फिर असम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी पश्चिम बंगाल। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हाल ही में सामने आए एक अध्ययन के मुताबिक सुंदरबन टाइगर रिजर्व में 385 फिशिंग कैट मौजूद हैं। फिशिंग कैट दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में एक मध्यम आकार की जंगली बिल्ली है। ये पश्चिम बंगाल का राज्य पशु है, इसलिए विकल्प बी सही है। ये भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 1 में शामिल है। कम होती आर्द्र भूमि ने उनकी संख्या को न केवल कम किया है, बल्कि उन्हें मानव बस्तियों में भटकने एवं अन्य पशुओं का शिकार करने के लिए मजबूर भी कर दिया है। आपको बता दें कि सुंदरबन 10,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है, जो भारत और बांग्लादेश में फैला हुआ है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी पश्चिम बंगाल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय गोकुल मिशन आरजीएम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, इसे दिसंबर 2014 में लॉन्च किया गया था। कथन 2 है, ये योजना राष्ट्रीय पशुधन विकास योजना के अंतर्गत आती है। उपयुक्त में से कौन सा या सही कथन सही नहीं है या फिर है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और न तो एक न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी न तो एक न ही दो। चलिए एक्सप्लेनेशन से आगे की बात को समझते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय गोकुल मिशन यानी आरजीएम के तहत पशुपालन और डेयरी विभाग ने 16 गोकुल ग्राम स्थापित करने के लिए धन जारी किया है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन यानी आरजीएम दिसंबर 2014 में स्वदेशी गोजाति नस्लों के विकास और संरक्षण के लिए लॉन्च किया गया था, इसलिए कथन एक सही है। तो योजना देश के दुग्ध उत्पादन और गोवंश की उत्पादकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण साबित हो रही है। यह योजना राष्ट्रीय पशुधन विकास योजना के तहत आती है, इसलिए कथन 2 भी सही है। इस प्रकार विकल्प डी सही है। यह कार्यक्रम विशेष रूप से महिलाओं को भी लाभान्वित कर रहा है, क्योंकि पशुधन पालन में शामिल 70% से अधिक कार्य महिलाओं द्वारा किया जाता है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी न तो एक न ही दो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन डी पोषण मिशन यानी डीओएम की सबसे अच्छी व्याख्या करता है। कथन 1 है, इसे अक्षय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। कथन 2 है, इसमें 6000 मीटर तक की गहराई तक गोता लगाने में सक्षम मानव युक्त पनडुब्बी का विकास शामिल है। उपयुक्त में से कौन सा या से कथन सही है या फिर है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और न तो एक न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल दो कथन जो है वही सही है। हाल ही में केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने राज्यसभा में डी पोषण मिशन यानी डीओएम पर जानकारी साझा की। डी पोषण मिशन केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने लॉन्च किया है, इसलिए कथन एक सही नहीं है। ये गहरे समुद्र में प्रौद्योगिकी के विकास पर केंद्रित एक बहु मंत्रालयी और बहु अनुशासनात्मक कार्यक्रम है। इस मिशन के उद्देश्य हैं, पहला, समुद्र की खोज के लिए एक अनुसंधान पोत का अधिग्रहण करना, दूसरा, महासागरीय जलवायु परिवर्तन सलाहकार सेवाओं का विकास करना, और तीसरा, समुद्री जीव विज्ञान में क्षमता निर्माण करना। इसमें 6000 मीटर तक की गहराई तक गोता लगाने में सक्षम मानव युक्त पनडुब्बी का विकास भी शामिल है, इसलिए कथन 2 सही है। इस प्रकार विकल्प बी सही हुआ, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2 कथन सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रियुगु शब्द की सबसे अच्छी व्याख्या करता है। आपके ऑप्शन है न्यूट्रॉन स्टार, ब्लैक होल, ग्रह या फिर एस्टेरॉइड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी एस्टेरॉइड।
एक नए अध्ययन के अनुसार रियुगु नामक एक एस्टेरॉयड यानी शुद्ध ग्रह का नमूना ग्रह की उत्पत्ति के उत्तर दे सकता है, इसलिए विकल्प डी सही है। जापानी अंतरिक्ष एजेंसी के शुद्ध ग्रह नमूना वापसी मिशन हायाबुसा 2 2020 में रियुगु के नमूने पृथ्वी पर लाए गए थे। यह मिशन 2014 में लॉन्च किया गया था और यह पहली बार था जब क्षुद्र ग्रह के नमूने पृथ्वी पर लाए गए थे। हालांकि पृथ्वी पर गिरने वाले उल्कापिंड वैज्ञानिकों को सौर मंडल की उत्पत्ति के बारे में जानकारी देते हैं, लेकिन वे अक्सर दूषित होते हैं। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी एस्टेरॉयड। अगला प्रश्न है लोसोंग उत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? आपके ऑप्शन है लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश या फिर गोवा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी सिक्किम। लोसोंग सिक्किम राज्य में नए साल का एक उत्सव है जो हर साल दिसंबर के महीने में आयोजित किया जाता है, इसलिए विकल्प बी सही है। इसे सिक्किम में नमसूंग भी कहा जाता है, जिसे लेप्चा और भूतिया समुदाय के लोगों द्वारा मनाया जाता है। इस उत्सव के दौरान कुछ प्रतियोगिताएं एवं कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी सिक्किम। अगला प्रश्न है असम समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? आपके ऑप्शन है 1996, 1995, 1984 या फिर 1983। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी 1985। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हाल ही में एक संविधान पीठ ने नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6A को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सूचीबद्ध किया है। नागरिक अधिनियम 1955 की धारा 6A उन अवैध प्रवासियों को नागरिकता की अनुमति देती है जो मार्च 1971 से पहले असम में प्रवेश कर गए थे। धारा 6A को इस अधिनियम में असम समझौते को आगे बढ़ाने के लिए जोड़ा गया था। तत्कालीन राजीव गांधी सरकार द्वारा 15 अगस्त 1985 को असम आंदोलन के नेताओं के साथ असम समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, इसलिए विकल्प बी सही है। इस समझौते का उद्देश्य असमिया संस्कृति, विरासत, भाषाई और सामाजिक पहचान को संरक्षित करना है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी 1985। अगला प्रश्न है पर्यावरण शिक्षा, जागरूकता और प्रशिक्षण यानी EEAT के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है यह केंद्र प्रायोजित योजना है। कथन 2 है इसे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। उपयुक्त में से कौन सा या सही कथन सही है या फिर है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और न तो एक न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी न तो एक न ही दो। हाल ही में पर्यावरण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने लोकसभा में पर्यावरण शिक्षा, जागरूकता और प्रशिक्षण यानी EEAT योजना पर जानकारी साझा की। EEAT पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित एक केंद्र क्षेत्र की योजना है, इसलिए कथन 1 और 2 दोनों सही नहीं हैं। इस प्रकार प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी। इस योजना का उद्देश्य पर्यावरण जागरूकता और पर्यावरण संरक्षण के लिए छात्रों की भागीदारी को बढ़ाना है। इस योजना के तहत दो प्रमुख कार्यक्रमों नेशनल ग्रीन कॉर्प्स यानी NGC प्रोग्राम और नेशनल नेचर कैंपिंग प्रोग्राम यानी NNCP के लिए अनुदान सहायता स्वीकृत की गई है। इसके तहत छात्रों को शिक्षित करने और जागरूकता फैलाने के लिए स्कूलों और कॉलेजों में 1 लाख इको क्लब बनाए गए हैं। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी न तो एक न ही दो। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना किस मंत्रालय द्वारा लागू की जा रही है? आपके ऑप्शन है ग्रामीण विकास मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, जनजातीय मामलों का मंत्रालय या फिर पंचायती राज मंत्रालय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी जनजातीय मामलों का मंत्रालय। चलिए आगे के एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। हाल ही में जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने आदिवासी उपयोजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता को नया नाम दिया है। अब इसका नाम प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना यानी PMAGY रखा गया है, इसलिए विकल्प सी सही है। इस योजना को 2021-22 से 2025-26 के दौरान लागू किया जा रहा है। इसका लक्ष्य 50% जनजातीय आबादी वाले गांवों को आदर्श गांव में बदलना है। इसका उद्देश्य जनजातीय आबादी वाले गांवों में बुनियादी ढांचा प्रदान करना और जरूरतों, संभावनाओं और आकांक्षाओं के आधार पर ग्राम विकास योजना तैयार करना है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी जनजातीय मामलों का मंत्रालय। अगला प्रश्न है लाभ के पद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है इसका उल्लेख भारत के संविधान में किया गया है। कथन 2 है यह भारत के संविधान में अच्छी तरह से परिभाषित किया गया है। उपयुक्त में से कौन सा या सही कथन सही है या फिर है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और न तो एक न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए यानी केवल एक कथन सही है।
चलिए एक्सप्लेनेशन आगे की बात को समझते हैं। बीते दिनों मद्रास उच्च न्यायालय में दायर एक रिट याचिका में कहा गया कि तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि लाभ के पद पर हैं क्योंकि उनके पास ऑरोविले फाउंडेशन के अध्यक्ष का पद है। लाभ का पद एक ऐसी स्थिति है जो संबंधित व्यक्ति को कुछ वित्तीय लाभ प्रदान करती है। आपको बता दें कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 102(1) और अनुच्छेद 191(1) में लाभ के पद का उल्लेख किया गया है, इसलिए कथन 1 सही है। साथ ही संविधान के अनुच्छेद 158(2) में कहा गया है कि राज्यपाल किसी लाभ के पद पर नहीं होगा। हालांकि संविधान में लाभ के पद को अच्छी तरह से परिभाषित नहीं किया गया है, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, केवल एक कथन सही है। चलिए अब हम पहुंच गए हैं एपिसोड के आखिरी प्रश्न पर। तो आखिरी प्रश्न है, इस्लामिक सहयोग संगठन OIC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, ये संयुक्त राष्ट्र के बाद दूसरा सबसे बड़ा संगठन है। कथन 2 है, इसमें 30 सदस्य देश हैं। उपयुक्त में से कौन सा या सही कथन सही है, या फिर है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और न तो एक न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, केवल एक कथन सही है। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हाल ही में भारत ने इस्लामिक सहयोग संगठन यानी OIC की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि संगठन ने अपनी विश्वसनीयता खो दी है। ये टिप्पणी OIC के महासचिव द्वारा नियंत्रण रेखा का दौरा करने के बाद आई है। OIC संयुक्त राष्ट्र के बाद दूसरा सबसे बड़ा संगठन है, इसलिए कथन 1 सही है। इस संगठन में 57 सदस्य देश हैं जो 4 महाद्वीपों में फैले हुए हैं, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए। ये संगठन अंतर्राष्ट्रीय शांति और सद्भाव को बढ़ावा देने की भावना से मुस्लिम दुनिया के हितों की रक्षा करने का प्रयास करता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी केवल एक कथन सही है। चलिए अब आज के एपिसोड का अभ्यास प्रश्न पे नजर डाल लेते हैं। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल IISF 2022 किस शहर में आयोजित किया जाएगा? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी भोपाल, या फिर ऑप्शन डी कोलकाता। तो व्यूअर्स इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। जल्दी मिलते हैं नए एपिसोड में नए नए सवालों और उनके साथ नई नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।